देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर के इस वक्त के हालात का ज़िक्र है, हमने पहले भी कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के बीच भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर को देश की बाकी रियासतों की तरह नहीं ले सकते। ये एक सेंसिटिव स्टेट है। हालात के लेवल पे देखा जाए, जोग्राफिकली देखा जाए, या यहाँ जो पिछले 2 दहाइयों से जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको देखा जाए, तो हमेशा दिल्ली की सरकार का फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर पर रहा है। इसमें शक वाली बात नहीं कि हालात जो थे वो नॉर्मल होने के नज़दीक आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी 8 अगस्त 2019 के बाद कि हम जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मलाइज करने की वजह से हमने ये किया, हम जम्मू कश्मीर के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम ज़ीरो टॉलरेंस करना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीरी पंडित की मौत हो या कश्मीरी मुसलमान की मौत हो, किसी पुलिस वाले की हो या आर्मी के जवान की हो, किसी की भी जो मौत है उसको हम सीरियसली कंडम करते हैं। और किसी भी अमन पसंद जमहूरी मुल्क के बीच ऐसा होना ठीक नहीं है। जहाँ तक बैक टू विलेज का ताल्लुक है, इसमें एक चीज़ हो जाती है कि जो सेक्रेटेरिएट के बीच बैरोक्रेट बैठे हुए हैं उनको मौका लग जाता है सैर व तफरी का भी और इलाका को देखने का भी। जहाँ तक मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक बर्डन है, क्योंकि जो बैक टू विलेज लेफ्टिनेंट गवर्नर महमूद साहब के दौर में फर्स्ट और सेकंड हुआ वो तो टोटल फेलियर रहा, लेकिन थर्ड जो बैक टू विलेज था उसमें पंचायतों में इन्होंने 10-10 लाख रुपए का अनाउंस किया और कुछ पंचायतों में दिया भी। हमारा इसमें ये कहना है कि बैक टू विलेज की अवेयरनेस हो, ज़रूरी है, किसी भी जमहूरी देश की निशानी है, लेकिन उसका ग्राउंड के ऊपर असर होना बड़ा लाजमी है। उसमें आम आदमी को क्या मिल रहा है, उसमें आम आदमी की क्या सहायता हो रही है, क्या आज भी वही करप्शन का दौर चल रहा है नीचे, क्या करप्शन में बैक टू विलेज होने की वजह से कमी आ रही है, इन चीज़ों के ऊपर चेक करने की काउंटेबिलिटी कितनी हो रही है। ग्राउंड के ऊपर बैक टू विलेज 3 जो था या 2 था या 1 था, उसके ऊपर इन्होंने कोई ऑडिट किया कि नहीं, वो काम जो थे वो किस रिजल्ट उनका क्या निकला, कहाँ तक पहुँचे। तो मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ सैर व तफरी तक ही बैक टू विलेज नहीं रहना चाहिए, इसका अमली तौर पर प्रैक्टिकली इसका रिजल्ट आना चाहिए। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जिसकी क़ियादत गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे हैं, वो अपने आप में गुलाम नबी आज़ाद एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। वो सिर्फ मेरे कहने से नहीं है, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो 2.5 साल का आज़ाद साहब का दौरे की जब हम बार बार बात करते हैं, जिससे कुछ लोगों को मिर्ची भी लगती है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो 2.5 साल का दौरा रियासत जम्मू कश्मीर का था, वो इस रियासत के लिए एक सुनहरी दौरा था, जहाँ वज़ीर कमीशन के ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी। वज़ीर कमीशन की फ़ाइल जो है उसको निकालना, रातों रात में डिस्ट्रिक्ट बनाना, रातों रात में तहसील बनाना, रातों रात में सब डिवीज़न बनाना, ब्लॉक्स बनाना, ये एक बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वर्क कल्चर दिया। काम करने वाला जब बंदा हो, जब वो काम को जब डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट यहाँ के रियासत का चीफ मिनिस्टर ने जब खुद करना शुरू किया, आज़ाद साहब तो 3-4 घंटे ही आराम करते थे रात को, मेरे ख्याल में वो भी बड़े कभी कभी ही, उनको तो आराम का मौका नहीं मिलता था। उन्होंने यहाँ पे एक नया डेवलपमेंट का कल्चर दिया। जब डेवलपमेंट का कल्चर दिया जाएगा, फंडिंग तो वैसे भी सेंटर से आती है, वो तो सेंटर से आनी है, हर हालात में आनी है। आज अगर बीजेपी कह रही है कि हम करोड़ों रुपए जो हैं, अरबों रुपए रियासत जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं, लेकिन अगर वो ग्राउंड के ऊपर नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसा अगर चीफ मिनिस्टर इस रियासत की क़यादत संभालता, तो शायद उसका जो वर्क कल्चर है वो उन्होंने बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन भी जो रोल अदा किया है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, पीछे भी आपने देखे, पिछले भी 70 साल लीडर ऑफ द अपोजिशन होते रहे, लेकिन जो रोल अपोजिशन का था वो पार्लियामेंट में नहीं दे सके जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने राज्यसभा को दिया। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड जो है, जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए आज़ाद साहब ने जब सबसे पहला यहाँ जलसा किया उस दिन भी उन्होंने उस डिमांड को दोहराया। जब 5 पार्टी लॉन्च हुई दोबारा, उस दिन भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उसको दोहराया। कश्मीर वैली के भी आज़ाद साहब ने दोहराया। आज़ाद साहब ने तो ये भी इस हद तक भी पार्लियामेंट में कहा था कि भाई उस रियासत को, जिस रियासत को बाहर के जितने विदेशी मुल्क हैं
उनको अगर पूछा जाए कि आप हिंदुस्तान की किस जगह को जानते हैं, या तो वो दिल्ली को जानते होंगे या जम्मू कश्मीर को जानते हैं। उससे हमने यूटी बनती कभी नहीं देखी। आजाद साहब का सबसे बड़ा जो इस पार्टी का, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का सबसे बड़ा जो मंशूर है, जो हमारा मैनिफेस्टो का पहले आइटम, वो यही है कि रियासत जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया। देखिए, जो दूसरा मुद्दा था 3 नुकाती प्रोग्राम में, जो दूसरा मुद्दा था वो था कि जम्मू कश्मीर के लैंड की प्रोटेक्शन। यहाँ पे पहले ही 70% जम्मू कश्मीर का जो रकबा है वो पहाड़ों पे है, वो पहाड़ों पे पास है, जिसमें आबादी है वो सिर्फ 30% जम्मू कश्मीर के पास है, बाकी सारा यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। आबादी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद उतना रकबा नहीं है, पहले ही हमारे लोगों के पास जगह नहीं है, और अगर 2 या 3 या 4 जनरेशन आगे चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मकान के लिए जगह भी बचेगी। ये वो बम्बे वाला सिस्टम बन जाएगा, कलकत्ता वाला, कि नीचे एक भाई रह रहा है, दूसरा ऊपर दूसरा रह रहा है, तीसरे के ऊपर तीसरा कोई फ्रीक रह रहा है। लेकिन अभी गुंजाइश थी लोगों के पास कि यहाँ छोटी मोटी खेती बाड़ी के लिए भी ज़मीन थी। आज़ाद साहब का कहना है कि हम जम्मू कश्मीर का जो ज़मीन है इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जहाँ तक आपने जॉब्स की बात की, जॉब्स क्रिएट किए जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद इतने बड़े विजनरी लीडर हैं कि जॉब कैसे क्रिएट करना चाहता है, वो टूरिज़्म को बढ़ावा देकर भी जॉब क्रिएट किया जाता है, यहाँ इंडस्ट्रियाँ खोल के भी दिया जाता है। यहाँ के जो पहाड़ हैं, उन्हीं पहाड़ को अगर टूरिज़्म की शक्ल में तब्दील किया जाए तो लाखों लोग जो है उनको रोज़गार मिल जाता है। यहाँ के जो जंगल हैं उनको अगर टूरिज़्म का दर्जा दिया जाए और टूरिज़्म का फ़्लो जो है वो बढ़ाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसी में से रोज़गार निकलते हैं, उसी में से रोज़गार खुलते हैं। जब सोना है, सिर्फ सोने के लिए, इसको चलाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे स्टालवार्ड, विजनरी, तरक्याती ज़हन रखने वाले लीडर की ज़रूरत है कि वो इस जम्मू कश्मीर की क़यादत करें।